ऐसी होंगी जो कि स्लाइड्स में नहीं है और मैं आपको एडिशनली भी बताऊंगी, तो आपने प्लीज इसको नोट डाउन करते जाइएगा, आपको ये हेल्प करेगा आपकी सर्विस के दौरान थ्रू आउट योर सर्विस, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रमोशंस: रेगुलर प्रमोशन, प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस एंड प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस, ठीक है। बारी बारी हम इन तीनों को देखते हैं। फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रमोशन इज द रेगुलर प्रमोशन, जो हम सबकी होती है एचईडी में। रेगुलर प्रमोशन कैसे होती है? इट शैल बी मेड अगेंस्ट क्लियर वैकेंसी। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले क्राइटेरिया में फुलफिल करनी पड़ती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें स्लाइड्स आती आती जाएंगी और आपको मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या आपके लिए मैंडेटरी है, आपने क्या क्या चीज जो है वो कंप्लीट करनी है सेटिस्फैक्टोरीली। तो प्रमोशन होने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि ऊपर वैकेंसी मौजूद हो। आप सारी की सारी कंडीशंस भी फुलफिल कर लें, लेकिन अगर हायर ग्रेड में सीटी अवेलेबल नहीं है तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल जितने भी हो जाएं, आपकी प्रमोशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। सो क्लियर वैकेंसी होनी चाहिए हायर ग्रेड में। अगर 100 पोस्टें हैं ऊपर हायर ग्रेड में, तो आप टॉप के आपके बैच में टॉप 100 में आपका नाम फॉल करना चाहिए। अब क्लियर वैकेंसीज कैसे बनती हैं? बहुत सारे उसके मेथड्स हैं। उसके सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इसका ये जो रीजन है क्लियर वैकेंसी बनने की, वो है प्रमोशन ऑफ द इनकम्बेंट। जनरली प्रमोशन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में की जाती हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? सबसे पहले ग्रेड 19 के प्रमोशन केसेस डिस्कस करते हैं, इन्होंने 20 में प्रमोट होना है। उसका क्या फायदा होता है? हमारे पास ग्रेड 19 में रिजल्टेंट वैकेंसीज बन जाती हैं। इन रिजल्टेंट वैकेंसीज के अगेंस्ट ग्रेड 18 के लोगों को कंसिडर किया जाता है सेकंड स्टेज में, और ग्रेड 18 की ग्रेड 19 में प्रमोशन कर दी जाती है। इस तरह से नीचे परकुलेट डाउन करते आते हैं हम, तो हमारे पास ग्रेड 18 की वेकेंट पोस्टें निकल आती हैं, और इन ग्रेड 18 की वेकेंट पोस्टों के ऊपर फिर ग्रेड 17 के लेक्चर के केसेस को कंसिडर किया जाता है। और जब फिर ग्रेड 17 की सीटें खाली हो जाती हैं, तो इस पे फिर डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखता है और फ्रेश रिक्रूटमेंट जो है वो करवा ली जाती है। सो पहला क्या है, क्लियर वैकेंसी कैसे बनती है? प्रमोशन ऑफ द इनकम्बेंट। सेकंड क्या हो सकता है? रिटायरमेंट। ग्रेड 18 में तो नहीं, लेकिन 19 और 20 में रिटायरमेंट पे भी सीटें बन जाती हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो ये भी एक रीजन हो सकती है वैकेंसी क्रिएट होने की। और इसी तरह से गॉड फॉरबिड अगर किसी पे पीड़ा लगा और उसका डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया, मेजर मेजर जो है ना पेनल्टी है ये पीड़ा में। पीड़ा आप पढ़ चुके हैं और आपको पता है कि अगर डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाए तो फिर नौकरी से फारिग और सीट वेकेंट डिक्लेयर हो जाती है। और लास्ट जो रीजन बन सकती है क्लियर वैकेंसी होने की, वो है क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। जब नए कॉलेजेस बनते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो नए कॉलेजेस में नई पोस्टें क्रिएट होती हैं, और एसएनई की पोस्टें होती हैं। जैसे जैसे ये पोस्टें क्रिएट होती हैं, फिर इनकी फिलिंग भी करनी होती है, और इनकी फिलिंग का वही प्रोसीजर है, जिस जिस ग्रेड की हैं उस फोरम की पोस्टों में इनको ऐड कर देते हैं, और फिर उनकी प्रमोशन जो है उन सीटों के अगेंस्ट कर दी जाती है। सेकंड देखिएगा, प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस रेयर है, हमारे डिपार्टमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, कब होगी? इन केस सिविल सर्वेंट डज नॉट पोजेस द रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस। अब ये रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? अपने पेंसिल और अपनी डायरी तैयार रखें, मैं आपको बताती जाती हूँ। हर पोस्ट के कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, और वो नोटिफाइड सर्विस रूल्स होते हैं। हम सिर्फ अब बात करेंगे अपने एचईडी के रूल्स के बारे में। तो हमारे एचईडी के रूल्स जो हैं वो 1998 में मैडम राशिदा मलिक ने, जो हमारी एडिशनल सेक्रेटरी थी, उन्होंने इनको चेंज किया था, रिवाइज हुआ था। और जब भी इसमें कोई अमेंडमेंट आती है तो एक कमेटी है, उसे कहते हैं एसआरसी कमेटी, सर्विस रूल कमेटी, विच इज़ बीइंग चेयर्ड बाय सेक्रेटरी रेगुलेशन। वहाँ पे जाते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, सारे सेक्रेटरीज बैठते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर अप्रूव होती हैं। तो ये 1998 में से वर्किंग शुरू हुई, और 2002 में डीपीआई ने इनको नोटिफाई किया है, जो आज हमारे सर्विस रूल्स हैं। इन सर्विस रूल्स के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में प्रमोट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 7 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपने सेटिस्फैक्टोरीली 7 ईयर्स ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस पूरी कर ली है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। याद रखें, जब मैं आपसे लेंथ ऑफ सर्विस की बात करती हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये ऐसी सर्विस है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है। और आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ब्रेक सर्विस में कब आती है, जब आप एक्स पाकिस्तान लीव या यूएल विदाउट पे लेते हैं, तो फिर सर्विस में ब्रेक आ जाती है।
अदरवाइज बाकी जो छोटी मोटी छुट्टियां हैं, इद्दत लीव या मैटरनिटी लीव या मेडिकल लीव, इससे सर्विस में ब्रेक नहीं आता। ठीक है, 6 मंथ्स की छुट्टी, इन 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 छुट्टियों से ब्रेक नहीं आता सर्विस में। तो ये है ग्रेड 17 से 18 के लिए जो लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होगी जी, 7 ईयर्स की होगी। इसी तरह से अगर किसी ने ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में प्रमोट होना है तो उसके लिए जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस उसने पूरी करनी है, रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस है, वो है 5 ईयर्स। यानी ग्रेड 18 में उसके 5 साल पूरे होने चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। फिर ग्रेड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द ग्रेड 19, ग्रेड 19 से ग्रेड 20 की प्रमोशन है, तो उसमें जो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए एक्सपीरियंस, वो अगेन 5 ईयर्स है। अगर हम इसको टोटल कर लें तो ग्रेड 19 से ग्रेड 20 में प्रमोट होने के लिए प्रोमोटी के केस में टोटल लेंथ ऑफ सर्विस बन जाएगी 17 ईयर्स। कैसे ऐड करें, 7 ईयर्स ग्रेड 17 के, 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स ग्रेड 18 के, प्लस 5 ईयर्स ग्रेड 19 के। सो इट मेक्स अ टोटल ऑफ 17 ईयर्स। ये तो बात होगी प्रमोटी की। अगर डायरेक्ट सिलेक्टी है तो फिर रूल चेंज हो जाता है। डायरेक्ट सिलेक्शन को याद रखें, इट इज कॉल्ड इनिशियल रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट सिलेक्शन के केस में चूंकि ये इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है तो लेंथ ऑफ सर्विस जो है सिर्फ उसी ग्रेड की कंसिडर होगी, पिछले ग्रेड की नहीं ली जाएगी। इसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन के केस में आपके पिछले ग्रेड की एसीआरस भी काउंट नहीं होंगी, सिर्फ उसी ग्रेड की एसीआरस जो है वो काउंट की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें, प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस को जो रूल गवर्न करता है वो रूल है रूल 10A ऑफ पीसीएस रूल्स 1974। बेसिकली ये एक्ट है जो इस दफा आपकी ट्रेनिंग में मिस हुआ, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट है, जिसके रूल्स होते हैं अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स। दीज आर द मदर ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ाया जाता है जो अनफॉर्चुनेटली इस दफा आपकी ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जा सका। इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसी के अंदर लेंथ ऑफ सर्विस की बात होती है, इसी के अंदर प्रोबेशन की बात होती है, इसके अंदर लियन की बात होती है। ठीक है, सो रूल 10 के मुताबिक प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस जो है वो की जाती है। अच्छा, अब ऐसा सिविल सर्वेंट जिसने रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस पोजेस नहीं की, तो फिर क्या रूल क्या कहता है, उसमें रूल ये है कि अगर एक 17 to 18 है उसको प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस करना है तो उसके लिए 7 ईयर्स उसने लेंथ ऑफ सर्विस पूरी करनी थी। 7 ईयर्स तो वो नहीं कर सका, लेकिन जो रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस है अगर उसका उसने 70%, अब आप ये खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि 7 ईयर्स का 70% क्या बनेगा। तो अगर उसने 70% उसका अचीव कर लिया है तो उसके बाद उसके केस को डिस्कस किया जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है ऑन प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। वैसे जनरली ये नहीं होता, बहुत रेयर है, लेकिन रूल तो है तो रूल आपको पढ़ना तो चाहिए। ठीक है, तो अगर उसने 70% ऑफ रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस उसने अचीव कर ली है तो इस सूरत में उसका केस जो है वो भेजा जा सकता है उसके रिलेटिव फोरम डीपीसी में या पीएसपी में फॉर कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रमोशन ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। ये जो एक्टिंग चार्ज बेसिस के ऊपर प्रमोशन होती है ये बिल्कुल रेगुलर प्रमोशन की तरह होती है, सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसको मिलते हैं। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि जब वो सिविल सर्वेंट अपनी रेगुलर लेंथ ऑफ सर्विस जब पूरी कर लेता है, यानी सपोज हमने कहा कि लेंथ ऑफ सर्विस तो 7 ईयर्स होनी चाहिए थी, उसकी तो 5 ईयर्स के ऊपर ही उसको प्रमोट कर दिया गया ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस। अब क्या होगा, अब मजीद जब 2 साल उसके गुजर जाएंगे तो इसका मतलब है 5 + 2 उसके पूरी रिक्विजिट लेंथ ऑफ सर्विस अब उसकी पूरी होगी है 7 ईयर्स। तो उसका केस एक दफा फिर से भेजा जाएगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ हिज प्रमोशन ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर प्रमोशन के लिए इसका केस एक दफा फिर जाएगा उसी फोरम पे, दोबारा केस डिस्कस होगा और फिर सेकेंड टाइम वो प्रमोट हो जाएगा, उसको प्रमोशन मिल जाएगी ऑन रेगुलर बेसिस। थर्ड काइंड देखिएगा, प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस। प्रमोशन ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस जो है इट इज अ टेम्पररी प्रमोशन in case of post falling vacant temporary due to the proceeding of incumbent on। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोस्टों को खाली नहीं रखा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पोस्टें होती हैं पुलिस वगैरह की। जैसे हम कहते हैं कि जी हमारे पास डीआईजी ऑपरेशन की पोस्ट है, अब जाहिर है पूरे पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख रहे हैं, तो अगर डीआईजी ऑपरेशन कहीं चले जाते हैं तो फिर एक एक ऑप्शन मौजूद है कि उनका जो नेक्स्ट सेकेंड इन कमांड है उसको प्रमोट कर दिया जाए ऑफिशिएटिंग बेसिस। और ये टेम्परेरी पोस्टिंग होती है।
अगर वो इनकम्बेंट जो है कुछ अरसे के लिए डेपुटेशन पे गया है या छुट्टी पे गया है 6 महीने से ज़्यादा की, या खुदा न खास्ता इंक्वायरी की सूरत में उसकी सस्पेंशन हो गई है और बाद में वो वापस आ जाता है, या रेगुलर कोई इनकम्बेंट आके ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो जिसकी प्रमोशन हुई होती है ऑफिशिएटिंग बेसिस के ऊपर, वो रिवर्ट बैक कर जाता है अपने पुराने ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर। ठीक है, सो इट इज अ टेम्पररी प्रमोशन, स्टॉप गैप प्रमोशन होती है। ये रूल 13 ऑफ पीसीएस ए एंड सी एस रूल्स 1974 के तहत की जाती है, और इसमें भी अगेन लेंथ ऑफ सर्विस तो जाहिर है पूरी नहीं हुई होती, लेकिन आजकल इसको जनरली डिस्करेज किया जाता है। अब तो अगर कोई सीट खाली हो भी जाए तो या तो किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है, लुक आफ्टर का चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पोस्टों को जो है वो पोस्टों के ऊपर एडिशनल चार्ज देके काम चलाया जाता है। बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर प्रमोशन ऑफ अ सिविल सर्वेंट ऑन ऑफिशिएटिंग बेसिस अंडर रूल 13 ऑफ पीसीएस एक्ट 1974। उसके बाद देखें आपके पास सिलेक्शन अथॉरिटीज आ गई हैं, डिफरेंट बोर्ड्स और डिफरेंट कमेटीज। तो आप में से एक मिक्स्ड कोहोर्ट है, आप में से कुछ लोग 17 के हैं, परहैप्स सम आर इन 18 एंड फ्यू आर इन BS 19 एज वेल, मुझे ये बताया गया है। आप में से जो लोग 17 के हैं, उन्होंने जब 18 में प्रमोट होना है तो उनका जो रेलेवेंट फोरम है दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, DPC। अच्छा, और आपने पीडा पढ़ लिया है तो आपको ये भी पता होगा कि ग्रेड 17 और ग्रेड 18 की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो HED की बात करें तो यहाँ पे आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेक्रेटरी HED है। ठीक है, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, आपने पीडा में पढ़ा होगा, जब वो पीडा लगाएगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी वही होती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, प्रमोशंस तो उसी ने करनी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो सेक्रेटरीज होते हैं दे आर वेरी बिजी, उनकी बहुत मीटिंग्स और पॉलिसी मैटर्स वगैरह उन्होंने डिस्कस करने होते हैं एट डिफरेंट फोरम्स, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी जो है ना पावर्स नीचे डेलीगेट की होती हैं ताकि काम जो है वो स्मूथली चलता रहे और उनकी एब्सेंस मीटिंग्स की वजह से काम का हर्ज ना हो। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये जो DPC की मीटिंग है, ये इसकी जो अथॉरिटी है डिपार्टमेंट्स में, वो नीचे ऑथराइज किया होता है एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को। HED में भी सेक्रेटरी HED ने नीचे ऑथराइज किया हुआ एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को, जो उनके बिहाफ पे DPC की मीटिंग कंडक्ट करते या करती हैं। ठीक है, DPC की मीटिंग, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग को कन्वीन कर, आजकल हमारी एडिशनल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट फीमेल है तो वो कंडक्ट करती हैं, और उनके साथ जो उनके मेंबर्स हैं, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन इसके मेंबर होते हैं, डायरेक्टर एडमिन DP ऑफिस इसके मेंबर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इसके मेंबर हैं, सेक्शन ऑफिसर जो डिसिप्लिन फीमेल मेल जो भी जिनके केसेस होंगे वो, और असिस्टेंट डायरेक्टर कॉन्फिडेंशियल DP ऑफिस इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, मिनट्स के बाद बनने के बाद फिर सब इसको रीड आउट करते हैं, और उसके बाद फिर इसका अप्रूवल जो है वो सेक्रेटरी HED देते हैं, और जब अप्रूवल हो जाता है तो फिर इसके बाद ये रेलेवेंट जो सेक्शन होता है एस्टेब्लिशमेंट का, मेल या फीमेल का, वहाँ पे भेजे जाते हैं। देन पोस्टिंग प्रपोजल्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ओवर देयर, और फिर सेक्रेटरी साहब के अप्रूवल के बाद पोस्टिंग ऑर्डर्स इशू कर दिए जाते हैं। अच्छा, BS 17 और 18 की पोस्टें जो नॉन सिलेक्शन पोस्टें होती हैं, हायर ग्रेड पे जब हम जाते हैं 19, 20, 21 ये सिलेक्शन पोस्टें हैं, और इसके लिए हायर फोरम है, और 19, 20, 21 की जो अपॉइंटिंग और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, सो BS केसेस फॉर प्रमोशन फ्रॉम BS 18 to BS 19 are to be submitted to Provincial Selection Board 2, and this Provincial Selection Board 2 is presided by Additional Chief Secretary SNGAD. ठीक है, SNGAD stands for Services and General Administration Department, पूरे पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। वहाँ पे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इसको चेयर करते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरीज इसके मेंबर होते हैं, जिनमें सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी MPDD, सेक्रेटरी सर्विसेज, और फिर PND से आते हैं, उनके मेंबर होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, सब इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, मिनट्स बनते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल इसके मिनट्स बनाते हैं, और मिनट्स जो हैं दे आर सेंट टू द चीफ मिनिस्टर, चूंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो चीफ मिनिस्टर है, देयरफॉर मिनट्स आर सेंट टू द चीफ मिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ अ समरी। और आजकल समरीज जो है वो E-Force पे ऑनलाइन जा रही हैं, तो वहां से जब अप्रूवल होके वापस आती हैं फिर दे आर सेंट, मिनट्स अप्रूव्ड मिनट्स जो हैं
दे आर सेंट टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, और वो डिपार्टमेंट्स फिर उसके ऊपर जो है वो रेलेवेंट जो उनके सेक्शंस होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वहाँ पे जाते हैं, पोस्टिंग प्रपोजल बनते हैं, और पोस्टिंग प्रपोजल बनने के बाद फिर एक दफ़ा ये समरी सीएम के पास जाती है, अप्रूवल होता है, और फिर पोस्टिंग ऑर्डर्स इशूड आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस BS 19 to 20 में भी होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि चूंकि ये हायर पोस्ट है 1920 की और 21 की, तो ये जो केसेस हैं प्रमोशन के 2021 के, दे आर सेंट टू PSB 1, प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 1, एंड प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड 1 इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एनी प्रोविंस. ठीक है, सो यह सबसे हाईएस्ट फोरम होता है ब्यूरोक्रेसी का. चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इसको मीटिंग को कन्वीन करते हैं, और उनके साथ वो तमाम सेक्रेटरीज जो मैंने आपको पहले बताए थे, दे आर मेंबर्स, और ये सारे के सारे बैठ के केसेस को डिस्कस करते हैं, और फिर बाद में वही समरीज वाला, अप्रूवल वाला, मिनट्स वाला जो है वो चक्कर वैसे ही उसको प्रोसेस किया जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे साथ ही आपके साथ शेयर करती हूँ कि BS 17 to BS 18 में प्रमोशन के लिए एक हमारे सर्विस रूल्स में कोटा डिफाइन किया गया है. अच्छा, कोटे के अंदर याद रखिएगा, होपफुली आपके पास डायरीज नोट्स तो आप ले ही रहे होंगे, जो मैं आपको बातें बता रही हूँ अब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि BS 17 से BS 18 में जाने के लिए जो हमारे सर्विस रूल है वो ये कहते हैं कि BS 18 की टोटल कार्डर स्ट्रेंथ की जो पोस्टें हैं उनमें से 75% कोटा फिल होगा ऑन प्रमोशन, और 25% कोटा ऑफ द पोस्ट शेल बी रिजर्व फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, अभी इस वक्त तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 2023 में लास्ट जो रीफिक्सेशन हुई है 40 ईयर फॉर्मूला की, गालिबन कोई 8000 के करीब हमारी टोटल पोस्टें बन गई थी उस वक्त. ठीक है, सो हम ये कहते हैं, सपोज आपको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास BS जो 40 ईयर फॉर्मूला है उसमें हमारे पास टोटल BS 18 की जो पोस्टें हैं, सपोज देयर 1000, तो 1000 पोस्टों में से 750 पोस्टें रिजर्व होंगी फॉर प्रमोशन, एंड रेस्ट ऑफ द 250 पोस्ट शैल बी रिजर्व फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन. ठीक है, तो प्रमोशन के लिए अब जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ सर्विस 7 साल की होनी चाहिए. ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो उसके लिए अलग रूल्स हैं कि अगर MA MSc है तो 5 इयर्स की लेंथ ऑफ सर्विस पे भी एलिजिबल है, और अगर MPhil है तो उसके साथ MA MSc के साथ 7 इयर्स ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस है, और MPhil के साथ 5 इयर्स ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस के साथ अगर ये डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टें आती हैं तो उस पर आप compete कर सकते हैं. इसी तरह मूविंग ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स BS 18 टू BS 19, यहाँ पे जो कोटा है वो डिफरेंट है. अगर BS 19 के लिए जो सर्विस रूल्स में कोटा डिफाइन किया गया है वो है 70-30. यानी अगर हमने ये कहा कि BS 19 की सपोज हम कहते हैं, अगेन आपको सब सिंपल एक फिगर देती हूँ कि 1000 पोस्टें हैं हमारे पास BS 19 की, तो 1000 BS 19 की पोस्टों में से 70% का मतलब है 700 पोस्टें रिजर्व होंगी फॉर प्रमोशन, और 30% का मतलब है 300 पोस्टें रिजर्व होंगी फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन. ठीक है, तो फिर अब इसके बाद जो है, अगर प्रमोशन होनी है तो प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितनी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए BS 18 में? 5 इयर्स की लेंथ ऑफ सर्विस होगी. ठीक है, विदाउट एनी गैप. और अगर डायरेक्ट सिलेक्शन है तो फिर उसके लिए और रूल्स हैं कि उसके लिए उसको अगर वो है MPhil है तो उसके साथ 6 रिसर्च आर्टिकल्स होंगे, और एज प्रिंसिपल ऑथर होंगे, HEC के रिकग्नाइज्ड जर्नल में होंगे, और साथ 9 इयर्स की लेंथ ऑफ सर्विस भी होगी. ठीक है, अच्छा अब आगे देखिएगा, BS 19 टू BS 20 में देखें, अगेन कोटा चेंज हो जाता है. BS 20 की जो टोटल कार्डर स्ट्रेंथ है उसका 80 और 20 का रेशो बन गया. यानी अगर यहाँ पे भी हमने सिंपलिसिटी के लिए सपोज किया कि BS 20 की भी 1000 पोस्टें हैं 40 ईयर फॉर्मूला में रिजर्व रखी हुई, तो 1000 में से 800 पोस्टें हमने रिजर्व की हुई हैं सर्विस रूल्स के मुताबिक फॉर प्रमोशन. प्रमोशन कौन सी है? जो रेगुलर प्रमोशन है सीनियरिटी कम फिटनेस की बेस के ऊपर, और 20% पोस्टें यानी 800 पोस्टें हैं फॉर रेगुलर प्रमोशन के लिए, और 200 पोस्टें रिजर्व हैं फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन. और यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए फिर रूल डिफरेंट है. लेंथ ऑफ सर्विस जो है वो 11 इयर्स हो गई है पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को पढ़ाने की, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस PhD के साथ 6 रिसर्च आर्टिकल्स होंगे एज इंटरनेशनल
एज प्रिंसिपल ऑथर, और इंटरनेशनल जर्नल जो हैं वो HEC से रिकग्नाइज्ड होंगे और इम्पैक्ट फैक्टर वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा BS20 से BS21, अब ये इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे कोई रेगुलर प्रमोशन नहीं है ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस। BS21 में हमारे HED के पास 5 अनक्लासिफाइड पोस्टें हैं और ये पोस्टें मेरिटोरियस सर्विसेज के ऊपर फिल की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली 2007 से ऑनवर्ड ये खाली पड़ी हुई हैं। इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी रेगुलर प्रमोशन हुई पास में। अगर हम देखें, डॉक्टर शौकत परहैप्स आप में से कोई जानता हो, हमारे DPI कॉलेजेस थे, बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे। 2007 में उनको BS21 रेगुलर मिला था और उनकी मेरिटोरियस सर्विसेज के ऊपर। और इसी तरह से डॉक्टर बुशरा मतीन, डेथ हो गई है उनकी, प्रिंसिपल थी क्वीन मैरी कॉलेज की रही, फिर वो LC की प्रिंसिपल थी और LC की VC भी रही वो, उनको भी BS21 मिला था। फिर डॉक्टर फौजिया सलीमी थी, शी वॉज चेयरपर्सन ऑफ पंजाब टेक्सट बोर्ड, उनको भी BS21 रेगुलर मिला था। फिर डॉक्टर इम्तियाज अहमद चीमा कोई DPI कॉलेज में थे शायद, उनको भी मिला था। ठीक है, मुझे तो इतने लोगों का पता है और अब फिलहाल किसी को नहीं मिला अभी तक। तो ये पोस्टें ऐसे ही हमारी खाली पड़ी हुई हैं। एक और इसके साथ साथ एक और पोस्टें भी हैं, वो भी आपको क्लैरिफाई कर दूं, वो होती हैं टाइम स्केल प्रमोशन। अब पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने टाइम स्केल प्रमोशन की नोटिफिकेशंस निकाले हैं। ऐसी पोस्टें हैं जहां पे आगे रेगुलर प्रमोशन का चैनल मौजूद नहीं है, जो डाइंग केडर्स हैं, वहां पे गवर्नमेंट के डिफरेंट रूल्स हैं डिफरेंट पोस्टों के हवाले से। जैसे BS20 से 21 जाने के लिए अगर लेंथ ऑफ सर्विस 10 साल की हो जाए, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, और कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो आप फुलफिल कर लें, तो फिर टाइम स्केल प्रमोशन मिल जाती है BS21 में। लेकिन वो रेगुलर प्रमोशन नहीं होती, वो पर्सनल स्केल होता है। इस पे भी 3-4 हमारी पुरानी जो रेगुलर प्रिंसिपल थी क्वीन मैरी कॉलेज की, डॉक्टर इरफाना मरियम, उनको भी टाइम स्केल प्रमोशन मिली थी। डॉक्टर इजाज थे टाउनशिप कॉलेज के प्रिंसिपल, उनको भी मिली थी। और भी कुछ लोग हैं जिनको के टाइम स्केल प्रमोशन BS21 की पर्सनल 21 स्केल जो है वो मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने 4 ईयर फॉर्मूले को। 4 ईयर फॉर्मूला, हमारा जो कार्डर स्ट्रेंथ है कॉलेज कैडर की, वो फिक्स है। हम ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी पोस्टें अपग्रेड कर दी जाएं, जितनी मर्जी पोस्टें डाउनग्रेड कर दी जाएं। एक फिक्स रेशो है, उस रेशो को हर सूरत मेंटेन रखना होता है। इसके ऊपर फाइनेंस की बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। वो इसलिए भी है कि इसी के ऊपर बजट रिलीज होता है। हर पोस्ट का अपना, हर पोस्ट की एक आपको पता है एक इनिशियल स्टेज है, फिर उसकी स्टेजेस होती हैं, फिर एक फाइनल स्टेज है, एक इंक्रीमेंट है। तो उसके मुताबिक फिर ये बजट जो है वो रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट को। जब कभी भी डिपार्टमेंट कोई पोस्ट अपग्रेड करता है, तो इन ली ऑफ दैट, अगर 10 पोस्टें अपग्रेड की हैं 17 to 18, तो फिर इन ली ऑफ दैट रेसिप्रोकेट किया जाता है। पंजाब में कहीं भी किसी भी जगह पे 10 पोस्टों को डाउनग्रेड भी किया जाता है। अदरवाइज तो ये सारा हौच पौच हो जाएगा सारा 4 ईयर फॉर्मूला। 4 ईयर फॉर्मूला देखें, आपको 4 यहाँ पे फिगर्स नजर आ रही हैं। ओल्ड फॉर्मूले को पहले डिस्कस करते हैं। ये 50 पोस्टें, ये सिंप्लीफाई करने के लिए बताया गया है। 100 के ऊपर ये फॉर्मूला लगाया गया है। 100 का फॉर्मूला आप समझ लें, टोटल कार्डर स्ट्रेंथ के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टोटल पोस्टें 100 होंगी तो उसमें पुराने फॉर्मूले के तहत लेक्चरर की जो पोस्टें थी वो 50 होती थी, ग्रेड 18 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें 34 होती थी, ग्रेड 19 एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्टें 15 थी, और प्रोफेसर की पोस्ट 1 होती थी। अब आपने देखा ये जो फॉर्मूला था, ये इट्स अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है और ऊपर जब आप टॉप पे जाते हैं तो बिल्कुल ही नैरो हो गया। इसमें टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 बन जाएगी। ठीक है, इसके मुताबिक पोस्टें 4000, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी हों, आप इस रेशियो प्रोपोर्शन से टोटल पोस्टों की परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूले का नुकसान ये था कि यहाँ पे ना प्रमोशंस ऊपर बहुत स्लो होती थी। अगर आप कभी अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनको तो परहैप्स 16, 18, 20 साल लग गए प्रमोट होने, लेक्चर से AP प्रमोट होने में। वजह क्या थी कि जैसे जैसे ऊपर हायर ग्रेड्स में जाते थे तो प्रमोशन बहुत स्लो हो जाती, स्पेस बहुत स्लो हो जाती थी। बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं सीटें, बहुत प्रोफेसर तो देखे ना सिर्फ एक पोस्ट है, बहुत सारे लोग तो प्रोफेसर बन ही नहीं पाते थे, रिटायर हो जाते थे। 19 में ही रिटायर हो जाते थे, कुछ 18 में रिटायर हो जाते थे। तो फिर इस चीज को देखते मद्देनजर रखते हुए इस 4 ईयर फॉर्मूले की रेशो को दोबारा रीफिक्स किया गया 2013-14 में। इसमें PPLA ने बहुत काम किया और इसमें डिपार्टमेंट ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और अब जो हमारा न्यू फॉर्मूला है उसमें किया उन्होंने ये है कि लेक्चरर की 8 पोस्ट कम करके उनको ऊपर वाली जो है ना पोस्टों में ऐड कर दिया गया है।
2 पोस्टें देखें 100 अगर हों तो 2 पोस्टें ऐड हो गई हैं 18 में, 4 पोस्ट ऐड हो गई हैं 19 में और 2 पोस्टें ऐड हो गई हैं BS20 में। अभी आपको ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा मिनिमल सा लग रहा है ना, क्योंकि ये आपको 100 नजर आ रही हैं। जब इसी को आप लार्ज स्केल मैग्नीफाई करें, इसको लार्ज स्केल पे देखें, थाउजेंड्स में ले जाए ना, या अगर टोटल कार्डर स्ट्रेंथ 8000 या 9000, अब पता नहीं कितनी इतनी तो हो ही गई होगी, तो उस हिसाब से फिर ये आपको वहां पे जब देखेंगे तो ये बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट इसका आया है। यही वजह है कि ये अब आजकल आप लोगों की जो लेक्चर्स की प्रमोशन जो कंसिडर की जा रही है और आप लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, आपके अभी सिर्फ लेंथ ऑफ सर्विस 10 ईयर्स है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आपकी टाइमली प्रमोशन हो रही है और आपको कंसिडर किया जा रहा है। वजह उसकी यही है कि ये 40 फॉर्मूला रिवाइज हुआ। अगर ये रिवाइज ना होता तो प्रमोशंस का वही जो पेस था पुराना स्लो स्लगिश, वो ही रहना था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट 40 फॉर्मूला। और 40 फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा इंटैक्ट रखा जाता है, अदरवाइज बजट सारा डिस्टर्ब हो जाता है। जब कभी भी कोई पोस्ट अपग्रेड की जाती है तो उसको वहां पे फिर मेंशन कर लिया जाता है कि इतनी पोस्टें अपग्रेड हुई हैं, अब इन ल्यू ऑफ दीज अपग्रेडेशंस हमें डाउनग्रेडेशन भी करनी है, और डिपार्टमेंट करता है। और इसका बाकायदा नोटिफिकेशंस की कॉपीज एफडी को भी भेजी जाती हैं ताकि बजट के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, सीनियरिटी पोजीशन। हमने पहली स्लाइड पे देखा था अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट पोस्ट इन द हायर ग्रेड। अच्छा, अब वेकेंट पोस्ट हायर ग्रेड में तो अवेलेबल होगी, सपोज 100 थी पोस्टें अवेलेबल ऊपर, तो ये भी तो देखना है ना कि आप जो 100 पोस्टें अवेलेबल हुई हैं, जो सीनियरिटी आपका जो बैच है, क्या आप 100 उन 100 लोगों में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर तो आप कर रहे हैं तो फिर तो आपका केस कंसिडर होगा। अगर आप 100 की बजाय आपका 101 पे नाम है ना, तो भी आपका केस कंसिडर नहीं होगा। वाई? बिकॉज हमारे एचईडी में और रेगुलर प्रमोशन में 1% वन पर सीट केस कंसिडर किया जाता है। कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे एक एक सीट के अगेंस्ट 3-3 लोगों का पैनल जाता है, ये वो वाली स्टोरी नहीं है। ठीक है, तो 100 पोस्टें हैं तो 100 कैंडिडेट्स होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप सीनियरिटी में फॉल कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है कि यू हैव satisfactorily completed probation period, length of service and mandatory training। 3 चीजें आई हैं। लेंथ ऑफ सर्विस ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ दूसरी चीज डिस्कस करूंगी, प्रोबेशनरी पीरियड। अगर हमने पीसीएस एक्ट पढ़ा होता तो हम प्रोबेशनरी पीरियड आपको पता होना था। अब चूंकि वो लेक्चर नहीं था तो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोबेशनरी पीरियड के लिए 2 डिफरेंट रूल्स हैं। अपना प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। इन केस ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट सिलेक्शन, दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं। प्रोबेशनरी पीरियड है जी 2 इयर्स। ठीक है, प्रोबेशनरी पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉय परमानेंट नहीं होता। बहुत उसमें खतरा होता है एम्प्लॉय को। अगर खुदा ना खास्ता उस दौरान कोई भी वो मिसकंडक्ट करता है या इनएफिशिएंसी करता है, तो उसको गवर्नमेंट चाहे तो फारिग कर सकती है, सिंपली आइदर बाय गिविंग हिम अ 1 month notice और बाय गिविंग हिम 1 month एडवांस सैलरी इन ल्यू देयरऑफ। कुछ भी, एक एम्प्लॉय ने गलत काम किया, वो प्रोबेशनरी पीरियड के ऊपर है, तो उसको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देके भी फारिग किया जा सकता है, या उसको 1 महीने का नोटिस कि जी तुम्हें 1 महीने का हमने नोटिस दे दिया है, 1 महीने तुम काम करो, उसके बाद मियाँ तुम फारिग। ठीक है, सो प्रोबेशनरी पीरियड में बहुत ज्यादा, वैसे तो थ्रू आउट योर होल सर्विस वन शुड बी वेरी विजिलेंट, लेकिन खास तौर पे प्रोबेशनरी पीरियड में बहुत ज्यादा विजिलेंस की जरूरत होती है। सो जी, इनिशियल रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट सिलेक्शन के केस में प्रोबेशनरी पीरियड हो गया 2 इयर्स का। अब आफ्टर 2 इयर्स अगर डिपार्टमेंट ने गजट नोटिफिकेशन इशू कर दिया तो एम्प्लॉय परमानेंट कंसिडर होगा। अच्छा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने गजट नोटिफिकेशन इशू नहीं किया तो इन दैट केस प्रोबेशनरी पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो मीनिंग देयर बाय के इनिशियल जो टोटल प्रोबेशनरी पीरियड हो गया इनिशियल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट सिलेक्शन पे, वो 3 इयर्स का हो गया फिर। ठीक है, सो आफ्टर अ गैप, after successful completion of probationary period of 3 years, the employee shall be deemed to be considered as a permanent employee। अब उसको किसी गजट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन जरूर है, वो ये है कि एम्प्लॉय की जब रिक्रूटमेंट हुई थी
तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे ना हो या एडहॉक पे ना हो। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक पे है तो फिर वो परमानेंट एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप दूसरे सिनेरियो के ऊपर चलते हैं, इन केस ऑफ प्रमोशन। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटमेंट इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू भी डायरेक्ट सिलेक्शन और इनिशियल रिक्रूटमेंट भी होती है, अपॉइंटमेंट। एक्चुअली अपॉइंटमेंट जो है ना, अपॉइंटमेंट 3 तरीकों से है। नंबर 1 क्या है, अपॉइंटमेंट इज थ्रू इनिशियल रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट सिलेक्शन। नंबर 2 क्या है, अपॉइंटमेंट इज थ्रू प्रमोशन टू अ हायर ग्रेड। और नंबर 3 क्या है, अपॉइंटमेंट इज थ्रू ट्रांसफर। अच्छा, अब जो सेकंड केस है जिसमें अपॉइंटमेंट थ्रू प्रमोशन हुई है, अगेन जब आपकी प्रमोशन होगी, अगेन यू विल प्लेस्ड ऑन प्रोबेशनरी पीरियड। अब आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड होगा प्रमोशन पे, दैट विल लास्ट फॉर 1 ईयर। आपका प्रोबेशनरी पीरियड 1 साल का होगा। अगेन इफ द डिपार्टमेंट इश्यूज योर गजट नोटिफिकेशन, तो आप परमानेंट डिक्लेयर कर जाएंगे। अगर वो जैसा कि नहीं करता डिपार्टमेंट, क्योंकि अब बहुत ह्यूमन रिसोर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कैडर स्ट्रेंथ बहुत हाई हो गया है, डिपार्टमेंट के पास बहुत ज्यादा और काम होते हैं, इसलिए गजट नोटिफिकेशन नहीं आता आज नहीं। सो अब क्या होगा, 1 साल प्रोबेशनरी पीरियड और एक्सटेंड हो जाएगा। सो इन केस ऑफ प्रमोशन टोटल प्रोबेशनरी पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जी 2 years। सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years, the said employee shall be deemed to be considered as a permanent employee। अब मैंने आपको प्रोबेशनरी पीरियड का बता दिया, लेंथ ऑफ सर्विस में आपको पहले बता चुकी हूँ। थर्ड इज द मैंडेटरी ट्रेनिंग। मैंडेटरी ट्रेनिंग ये है जो आप ले रहे हैं, प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग। ये आपने सेटिस्फैक्टोरली पास करनी है, इसका टेस्ट होगा, वो टेस्ट भी आपने पास करना है। टेस्ट में जो आपके पासिंग मार्क्स है ना, दे आर 50%। तो ये 50% पासिंग मार्क्स आपने लेने हैं। अगर ये आप नहीं ले पाते तो फिर आप एलिजिबल कंसिडर नहीं होंगे और आपका केस डेफर हो जाएगा। थर्ड कंडीशन इज कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी इज सर्विस रिकॉर्ड। इससे क्या मुराद है, आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप प्रमोटिंग हैं तो फिर आपकी पूरी एसीआरस हो, मौजूदा ग्रेड की और पिछले ग्रेड की भी अगर है तो। और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्टिंग हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ मौजूदा ग्रेड की एसीआर सारे पीरियड की वो कंसिडर होंगी। कंप्लीट लिखी होनी चाहिए और काउंटर साइन भी होनी चाहिए और सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, एडवर्स रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखें, नो पेंडिंग इंक्वायरी। इंक्वायरी से मुराद कौन सी इंक्वायरी है, एनी इंक्वायरी विच इज बीइंग इनिशिएटेड अंडर द डिसिप्लिनरी एक्ट इन वोग। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी पे पीड़ा लग जाए, आजकल कौन सा डिसिप्लिनरी एक्ट इन वोग है, पीड़ा एक्ट 2006। अगर किसी के खिलाफ पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर उसका केस कंसिडर नहीं होगा, केस डेफर हो जाएगा टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ द इंक्वायरी। हाउएवर अगर किसी के खिलाफ कोई प्रोब है तो प्रोब की बेस के ऊपर प्रमोशन डेफर नहीं होगी। ठीक है, सो प्रोब एक नॉर्मल सी एक इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, इसलिए इसकी बेस के ऊपर प्रमोशन केसेस डेफर नहीं होते। नेक्स्ट इज द ऑडिट पैरा। किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए, नो, इसीलिए आप नो इंक्वायरी, नो डिमांड, नो ऑडिट पैरा सर्टिफिकेट भी साथ जमा कराते हैं। एंड द लास्ट इज द कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। आपकी याद रखें, जब आपके प्रमोशन केसेस कंसिडर होते हैं तो आपकी लास्ट 5 years की एसीआरस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाती है। और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो लास्ट 3 years के रिजल्ट्स होते हैं। लास्ट 3 years के आपके रिजल्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है विद द बोर्ड एज वेल एज यूनिवर्सिटी एंड दे शुड बी अबव। हाउएवर इसमें 2 आ गई हैं अमेंडमेंट्स, वो मैं आपके साथ बाद में एंड में डिस्कस करूंगी। अब जी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डेफरमेंट। सबसे पहली जो कॉज ऑफ डेफरमेंट है दैट इज द इनकम्प्लीट पीईआर रिकॉर्ड। और ये सबसे कॉमन भी है हमारे एचईडी में, सबसे कॉमन 90% केसेस हमारे एसीबीएस पे डेफर होते हैं। एसीआर का रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, एसीआर लिखी नहीं है, एसीआर काउंटर साइन नहीं हुई है। ठीक है, और जो है वो डेफर हो जाती हैं, इसलिए अपनी एसीआर साथ साथ कंप्लीट करवाते जाएं। एसीआर के ऊपर एक कंप्लीट मेरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है, अगर आपको जरूरत हो कभी। इसमें एडवर्स रिमार्क्स क्या होते हैं, कैसे इनकी फंक्शन है, क्या टाइम पीरियड है, कौन सी अथॉरिटी है, पूरी डिटेल है इसके अंदर। पीएचईसी की वेबसाइट पे जाएं, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, उनका यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा जी, एडवर्स अगर आप
ईयर्स में हो किसी की, तो फिर उस सूरत में भी जो है वो केस डेफर हो जाता है, और जब तक वो फाइनलाइज नहीं होता तब तक केस दोबारा कंसिडर नहीं किया जाता। फाइनलाइजेशन के बाद अगर तो एडवर्स एक्सपंज हो जाए, फिर प्रमोशन नेक्स्ट मीटिंग जो भी आती है उसमें कंसिडर होता है फ्रेश, और विद इमीडिएट इफेक्ट प्रमोशन होती है, और फिर बैक डेट से भी प्रमोशन मिल जाती है। बैक डेट की प्रमोशन को प्रोफॉर्मा प्रमोशन बोलते हैं। लेकिन अगर एडवर्स रिमार्क्स एक्सपंज ना हो तो फिर बैक डेट से प्रमोशन नहीं मिलती, और उसके बाद नेक्स्ट नए सिरे से प्रमोशन कंसिडर होती है, और अथॉरिटी जो भी डिसाइड करती है उसको विद इफेक्ट प्रमोशन देती है। नेक्स्ट है जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अगर किसी के खिलाफ पीडा एक्ट लगा हुआ है, जब तक वो फाइनलाइज नहीं होगा तब तक उसका केस डेफर ही हो जाएगा। जब वो फाइनलाइज हो गया और सपोज कुछ भी प्रूव नहीं हो सका, एग्जोनरेट कर दिया है, ऐसी सूरत में फिर उसका केस जो है नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी, डीपीसी या पीएसपी जो उसका रेलेवेंट फोरम है, केस कंसिडर होगा और उसकी फ्रेश प्रमोशन जाएगी, और उसको बैक डेट से भी परफॉर्मा प्रमोशन भी मिल जाएगा। हाउएवर अगर उसको प्रमोशन जो में जो डिसिप्लिनरी फाइंडिंग्स जब फाइनलाइज हुई हैं तो उसको कोई सजा दे दी जाती है, मेजर या माइनर पेनल्टी, तो उस सूरत में फिर उसको परफॉर्मा प्रमोशन नहीं मिलती। और अगर उसको मेजर पेनल्टी भी मिल जाए तो उसका केस सुपरसीड भी हो सकता है, जो मैं अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट देखिएगा डेपुटेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट है, ट्रेनिंग अब्रॉड, लॉन्ग लीव है, स्टडी लीव इन है, और उस पर लिखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है जब आफ्टर द expiry of leave, the employee has to join back the department, and he or she has to, जब पढ़ाया था लीव रूल्स 1981, तो उसमें भी स्टडी रूल्स जब पढ़ाए थे, स्टडी लीव रूल्स 1981, तो उसमें पढ़ा बताया था कि उस वापस आने के बाद 1 साल की, 1 कैलेंडर ईयर के साल की पूरी सेटिस्फैक्ट्री एसीआर अर्न करनी है, जिसमें उसके रिजल्ट अबव बोर्ड अबव यूनिवर्सिटी होने चाहिए। तो फिर उसके बाद जो भी नेक्स्ट मीटिंग आएगी उसमें उसका केस कंसिडर होगा, और दिस केस शैल बी कंसिडर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट henceforth। बैक डेट से परफॉर्मा प्रमोशन नहीं दी जाएगी। Disputed inter-se seniority. If some employee has challenged his or her seniority, कि मेरी सीनियोरिटी सही फिक्स नहीं हुई है, तो फिर उसका केस अगेन डेफर हो जाएगा, और जब तक कि उसका कोई रिजल्ट डिसीजन नहीं आ जाता इस डिस्प्यूटेड इंटर-से सीनियरिटी का, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में उसका केस कंसिडर होगा, और अगर उसकी फेवर में आया है तो अकॉर्डिंगली उसको फिर जो है वो प्रमोशन पहले विद इमीडिएट इफेक्ट मिलेगी, और उसके बाद उसकी बैक डेट से उसकी जो है सीनियरिटी की फिक्सेशन के बाद उसको बैक डेट की प्रमोशन भी दे दी जाएगी। लास्ट इज द पुअर रिजल्ट्स। पुअर रिजल्ट्स की बेस के ऊपर केसेस डेफर हो जाते हैं, और जब तक रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं कर लेता एम्प्लॉय तब तक उसका केस फिर से कंसिडर नहीं किया जाता। हाउएवर इसमें डिपार्टमेंट ने कुछ लीनियंट व्यू लिया है, और इसमें 1-2 समरीज भी भेजी थी सीएम को। तो प्रमोशन पॉलिसी 2010 में अमेंडमेंट भी आई है, क्योंकि ये देखा गया कि कुछ ऐसे रिमोट एरियाज, फार फ्लंग तहसील डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे के बच्चों के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो ऐसा जो पुअर स्टाफ होता है उनके फिर रिजल्टेंटली उनके रिजल्ट्स जो थे वो बिलो बोर्ड और बिलो यूनिवर्सिटी आ रहे थे, तो और उस सूरत में उनके जो टीचर्स थे वो बेचारे बड़ा सफर कर रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए डिपार्टमेंट ने कुछ रिप्रेजेंटेशंस की हैं, एंड में इसमें भी लीनियंसी सीएम से अप्रूव करवा के रेगुलेशन विंग ने इशू कर दी है, तो मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। आगे देखिएगा जी कॉजेस ऑफ सुपरसेशन। अच्छा, आप डेफरमेंट और सुपरसेशन में क्या फर्क है? देखिए, जो डेफरमेंट है ना वो कोई बड़ी सजा नहीं है। डेफर जब होता है किसी का केस तो वो एक सीट उसके लिए रिजर्व कर ली जाती है, ठीक है, और किसी खास किसी मतलब डेफिशिएंसी की वजह से वो डेफर होता है। और इसमें ये भी होता है, कुछ लोग होते हैं इनके केसेस कंडीशनली क्लियर होते हैं। जिन लोगों के केसेस कंडीशनली क्लियर होते हैं उनके लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मिनट्स होते हैं मीटिंग के, की जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहती है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ मिनट्स। तो वो 1 साल तक, 1 साल तक वो मिनट्स जो हैं वो वैलिड रहते हैं, ठीक है। और
फिर उसके बाद वो जो मिनट्स हैं, उस अरसे के दौरान अगर कोई छोटी मोटी अगर किसी की डेफिशिएंसी होती है तो वो उसमें उसको कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेफिशिएंसी है कि उसकी ACR काउंटर साइन नहीं है, अमूमन इस बेस के ऊपर वो जो है वो कर देते हैं, या किसी के रिजल्ट्स नहीं लिखे हुए तो वो डेफर कर क्लियर कर देते हैं सब्जेक्ट टू प्रूविंग ऑफ रिजल्ट्स या सब्जेक्ट टू काउंटर सिग्नेचर ऑफ ACR। तो फिर 1 साल का टाइम होता है, 1 साल के अंदर अंदर अगर वो एम्प्लॉय अपनी वो डेफिशिएंसी मीटअप कर लेता है और वो प्रोवाइड कर देता है रिक्विजिट चीज, तो वो फिर जो है वो भिजवा दी जाती है और उसका केस क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो डेफरमेंट है, डेफरमेंट में भी जिस वक्त केस डेफर हुआ था अगर वो कंडीशन उसने फुलफिल कर ली है, अगर इंक्वायरी में वो एक्सोनरेट हो गया है, अगर पीडा में अगर इसी तरह से एडवर्स रिमार्क्स उससे एक्सपंज हो गए, यानी कि एंड में अगर उसको सजा नहीं मिली और वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गया है, तो फिर जो भी नेक्स्ट मीटिंग आती है उसमें उसका केस भी क्लियर हो जाता है, उसको प्रमोशन मिल जाती है विद इमीडिएट इफेक्ट, और फिर उसके बाद वो परफॉर्मा के लिए अप्लाई करता है बैक डेट से, यानी जब उसका जूनियर प्रमोट हुआ है तो वो दोबारा केस उसका जाता है और उसको परफॉर्मा प्रमोशन भी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो सुपर सेशन की बात आपके साथ करने लगी हूँ, दिस इज अ वेरी ग्रॉस, जब किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया हो, कोई बहुत बड़ी गलती की हो, तो फिर उस सूरत में केसेस को सुपरसीड किया जाता है। जब सुपर सेशन होती है तो एम्प्लॉय अपनी सीनियरिटी लूज कर देता है, उसकी सीट उसके जूनियर को दे दी जाती है। ठीक है, और वो जूनियर हो जाता है, अब वो जूनियर कहलाएगा अपने जूनियर से। अब इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, वैसे मैंने आज तक HED में कोई सुपर सेशन का केस नहीं देखा, लेकिन रूल्स में प्रोविजन मौजूद है। हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी बेस पे एक सिविल सर्वेंट के केस को सुपरसीड किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है, एडवर्स रिमार्क्स इन PR फॉर द लास्ट 3 years। अगर आखिरी 3 सालों की ACR में एडवर्स रिमार्क्स हैं और जाहिर है वो एडवर्स रिमार्क्स एक्सपंज भी नहीं हुए, ठीक है, तो फिर ऐसे एम्प्लॉय के केस को सुपरसीड कर दिया जाता है। नंबर 2, फेल्ड इन मैंडेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम, कि एक एम्प्लॉय है जो कि डिपार्टमेंटल एग्जाम पास ही नहीं कर सका, मैंडेटरी ट्रेनिंग जो है वही वही है ना डिपार्टमेंटल एग्जाम, 50% मार्क्स वो नहीं ले सका, तो भी सुपरसीड उसको किया जा सकता है। फिर इसी तरह से आखिरी 5 साल उसकी जो सर्विस है, जो जब उसका केस कंसिडर हुआ है, उसके जो लास्ट 5 years हैं उनमें उसको कोई मेजर पेनल्टी पीडा के तहत दी गई है। पीडा आपने पढ़ ली है, आपने मेजर पेनल्टीज देख ली, ठीक है, और लास्ट में देखिएगा अगर लास्ट 5 years में उसको 3 से ज्यादा माइनर पेनल्टीज मिल चुकी हैं पीडा की, तो भी इन सूरतों में उसके केस को सुपरसीड कर दिया जाएगा, वो सीनियरिटी लूज कर जाएगा और उसके उसके सीट के ऊपर उसके जूनियर को प्रमोट कर दिया जाएगा और उसका कोई राइट अक्रू नहीं करेगा उसकी प्रमोशन के ऊपर। अच्छा जी, आगे देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रीजंस ऑफ डेफरमेंट सुपर सेशन। जब मिनट्स अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद ये जरूरी होता है कि मिनट्स को कन्वे कर दिया जाए एम्प्लॉइज को। ठीक है, खास तौर पे देखें जिनकी तो प्रमोशन हो गई है वो तो जाहिर है मुबारकबादें वसूल कर लेते हैं, उनके तो ऑर्डर्स इशू होने होते हैं, लेकिन वो बेचारे एम्प्लॉइज जिन बेचारों के केसेस डेफर होते हैं या सुपरसीड होते हैं, उनको भी कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आता है, फिर डिपार्टमेंट DPI को लिखता है और DPI से फिर ये लेटर्स जो हैं आइदर डायरेक्टली और थ्रू डायरेक्टरेट ये उन प्रिंसिपल्स के थ्रू उन एम्प्लॉइज को चले जाते हैं। अब उसकी रीजन क्या होती है कि जो भी उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का मतलब क्या है, एडवर्स रिमार्क्स हैं, तो एडवर्स रिमार्क्स को इंप्रूव करें ताकि अगली दफा आपकी ACR अच्छी लिखी हुई आए। अगर सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो उस रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लें और डेफिशिएंसी जो कोई भी है उसको मेकअप कर लें, क्योंकि हर साल या 2 साल बाद PSB और DPC की मीटिंग्स होती रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ताकि नेक्स्ट मीटिंग के आने से पहले पहले एम्प्लॉय जो है वो अपनी डेफिशिएंसी को मेकअप करे और अपने केस को कंप्लीट कर ले, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में उसका केस दोबारा कंसिडर हो और डेफर ना हो बल्कि वो क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा क्वांटिफिकेशन ऑफ PERs। ग्रेड 17 और 18 मैंने आपको कहा था नॉन सिलेक्शन पोस्टें हैं, ग्रेड 19 से अबव सिलेक्शन पोस्टें आ गई हैं। जब सिलेक्शन पोस्टें आएंगी तो क्वांटिफिकेशन ऑफ PERs भी शुरू हो जाएगी। क्वांटिफिकेशन ऑफ PERs ग्रेड 17 से 18 में नहीं होती,
ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है उस केस में। तो ये कब शुरू होगी? ये ग्रेड 18 से ग्रेड 19 की प्रमोशन में होगी, ग्रेड 19 से 20 में, ग्रेड 20 से 21 में होगी। अच्छा, क्वांटिफिकेशन की जाएगी, इसमें स्टैट्स का फॉर्मूला है जो लगाया जाता है। आपको सिंपल बात बता देती हूँ, जो वेटेज है वो 70% है, आपको नजर आ रही है। ये 70% वेटेज निकालने के लिए कैसे निकाली जाएगी, इसमें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है @ 60/40। इससे मतलब ये है कि अगर ग्रेड 18 से 19 की एम्प्लॉय की प्रमोशन ड्यू है, तो उसने कुछ अर्सा ग्रेड 18 में काम किया है, उसकी ग्रेड 18 की ACRs, उनकी वेटेज है 60%। और कुछ अर्सा उसने ग्रेड 17 में काम किया था, उनकी वेटेज होगी 40%। तो ये उस फॉर्मूले में 60/40 फॉर्मूला लगा के टोटल वेटेज जो निकाली जाएगी वो 70% हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग एवेल्युएशन रिपोर्ट्स, ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, इसमें इन्होंने कोई आपकी वेटेज रखी होगी, मे बी कोई अटेंडेंस की वेटेज हो, आपके जो मार्क्स हैं उनकी वेटेज होगी, टोटल वेटेज कितनी बनेगी? 15%। इसी तरह से इवेल्युएशन 15 नंबर रह गए हैं, 15% मार्क्स रह गए हैं। 15% मार्क्स जो हैं वो PSP के जो ऑनरेबल सीनियर सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय के नंबर कम बने तो वो खुद से भी, दे आर जनरस इनफ, वो उसको नंबर दे देते हैं और ताकि वो क्वालिफाई कर जाए प्रमोशन के लिए हायर ग्रेड में। अब मैं आपको इसके लिए एफिशिएंसी इंडेक्स दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको कहानी शुरू हुई 19 से हो रही है, जो कि मैंने बताया कि ग्रेड 17 से 18 के लिए ना तो कोई एफिशिएंसी इंडेक्स है और ना ही कोई बार है। सिर्फ ये कहाँ से शुरू होगी? ग्रेड 19। क्वांटिफिकेशन भी ग्रेड 19 से शुरू होगी। ग्रेड 19 में प्रमोट होने के लिए एक सिविल सर्वेंट के मार्क्स 60% मिनिमम होने चाहिए। ग्रेड 20 के लिए जो एफिशिएंसी बार है वो इट शुड बी नॉट लेस देन 70%। और इसी तरह से ग्रेड 21 के लिए 75% मार्क्स होने चाहिए। अब हम जरा ACRs की वेटेज देख लेते हैं। आपकी ये जो PERs हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, दीज आर आल्सो नोन एज ACRs। एक ही चीज है, उसका ये दूसरा नाम है। PCS एक्ट में इसको PERs का नाम दे दिया गया है। 2013 से पहले की अगर आप परफॉर्मा देखें वो चेंज हो गया था। 2013 में नया परफॉर्मा 14 में आ गया है आपका। पुराने परफॉर्मे में आपके पास ज्यादा मार्जिन था। सबसे पहले आ जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का कॉलम आपको वहां पे प्रिंटेड फॉर्म में नजर नहीं आएगा। अगर किसी RO या CO ने एम्प्लॉय को आउटस्टैंडिंग देना है तो उसको हाथ से बॉक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। और आउटस्टैंडिंग बहुत रेयर किसी को दिया जाता है और उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन या कोजेंट रीजंस भी लिखने की जरूरत होती है कि इसको हम आउटस्टैंडिंग क्यों दे रहे हैं, इसने कौन सा खास काम किया, क्या खास इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं इस साल में। आउटस्टैंडिंग के टोटल 10 मार्क्स होते हैं, वेरी गुड के 8 मार्क्स हैं, गुड के 7 हैं, एवरेज के 5 हैं और बिलो एवरेज के 1 मार्क्स हैं। अब नया परफॉर्मा आ गया है आपका जो कि बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है उन्होंने। अगेन आउटस्टैंडिंग कॉलम नजर नहीं आ रहा, हाथ से खुद बनाना पड़ेगा। 10 मार्क्स। वेरी गुड का कॉलम होता है का एक है आपके पास, उसके 8 मार्क्स हैं। फिर सेटिस्फैक्ट्री है 5 मार्क्स हैं और अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब है 0। यानी अगर किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री मिल गया तो इसका मतलब है ये एडवर्स है। ठीक है, नाउ विल सी जनरल रूल्स फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए जनरल रूल्स क्या हैं? नंबर 1, प्रमोशन विल ओनली बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट बनाना, प्रिपेयर करना और अपडेट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DPI ऑफिस। सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनाई जाती है? वंस अ सिविल सर्वेंट एंटर्स इनटू गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, जब उसकी इंडक्शन होती है, हमारे केडर में लेक्चरर के तौर पे इंडक्शन हो रही है या डायरेक्ट सिलेक्शन में कोई आ रहा है ग्रेड 18 में या 19 में, तो जो पीछे से उसकी मेरिट लिस्ट PPSC बना के भेजती है वो ही उसी मेरिट लिस्ट की बेस पे उसकी सीनियरिटी लिस्ट बन जाती है। ठीक है, और अगर वो सर्विस की होता है तो यही जो फर्स्ट टाइम उसकी मेरिट लिस्ट बनी थी वही उसकी सीनियरिटी लिस्ट है। ये इंटरटी मेंटेन रहेगी और यही ऊपर हायर सब्सिक्वेंट ग्रेड्स में अपग्रेड। डे 1 से जो उसका सीनियर था वो सीनियर है, जो जूनियर है वो जूनियर। ठीक हो गया। हाउएवर ड्यूरिंग द सर्विस अगर कोई बीच में से डायरेक्ट सेलेक्ट होके निकल जाता है ऊपर, तो वहां से उसका नाम डिलीट हो जाएगा उस सीनियरिटी लिस्ट से और उसकी फिर नए सिरे से उसकी सीनियरिटी दी जाएगी। कैसे कि उसका नए बैच की PPSC से मेरिट लिस्ट आएगी और उस बैच को उसका जो भी ग्रेड होगा उसकी बॉटम के ऊपर प्लेस कर दिया जाएगा।
सो सीनियरिटी लिस्ट जो होती है, पहले इसको टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट बोलते हैं बिकॉज ये टेम्पररी होती है। इसको सर्कुलेट किया जाता है फॉर, और इसमें 30 डेज का टाइम दिया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, फ्रॉम ऑल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। 30 डेज के बाद इसको दोबारा चेक किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाता है, जो वैलिड और जेन्युइन है उसको अपडेट और नोटिफाई उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है चेंजेस को, एंड देन द सीनियरिटी लिस्ट इज डिक्लेयर्ड एज अ नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट। तो जब वर्किंग पेपर बना के प्रमोशन केसेस भेजे जाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला पेपर होता है दैट इज दी नोटिफाइड सीनियरिटी लिस्ट, जिसकी बेस के ऊपर प्रमोशन करवाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो पीएसपी और डीपीसी के मिनट्स हैं, मैंने आपको बताया था, वो डेट ऑफ अप्रूवल से 1 साल तक के लिए वैलिड रहते हैं। आफ्टर दी लैप्स ऑफ 1 ईयर द मिनट्स बिकम नल एंड वॉइड, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर कोई प्रमोशन अपनी एक्चुअलाइज कराना चाहता है तो उसके पास 1 साल का पीरियड है, 1 साल के अंदर अंदर वो अपनी प्रमोशन एक्चुअलाइज करवा सकता है। उसके बाद देखिएगा, लास्ट मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया, ईओएल जब पढ़ाई थी तो बताया था कि इफ एनी एम्प्लॉय प्रोसीड्स ऑन एक्स पाकिस्तान लीव or EOL without pay beyond a period of 5 years, his or her name shall be removed from the normal seniority list and shall be placed on a static list. Static list is a separate list, ठीक है, जिसके ऊपर उसका नाम डाल दिया जाएगा और वहां से ही उसकी सीनियरिटी वो लूज कर जाएगा, बाद में वापस आएगा, ज्वाइन करके डिपार्टमेंट को, और फिर उसकी दोबारा से सीनियरिटी को रीअसेस किया जाएगा। सिमिलरली इफ एन ऑफिसर प्रोसीड्स ऑन एलपीआर, आखिरी साल मैंने पढ़ाया था आपको, लीव प्रायर टू रिटायरमेंट, आखिरी साल की छुट्टी, अगर कोई चला जाता है और उस अरसे के दौरान अगर किसी की प्रमोशन आ जाती है तो हिज और हर केस शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है उसकी प्रमोशन नहीं होगी। मोरओवर, अगर इफ एन एम्प्लॉय इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एब्सेंशिया के केस में भी ऑफिसर की प्रमोशन नहीं होगी, ही नीड्स टू जॉइन पेरेंट डिपार्टमेंट, फिर उस सूरत में उसकी प्रमोशन कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा कि अगर किसी ऑफिसर की प्रमोशन हुई और प्रमोशन होने के बाद उसके पोस्टिंग ऑर्डर्स इशू हुए और द ऑफिसर डज नॉट एक्सेप्ट हिज और हर प्रमोशन, कोई भी रीजन हो सकती है, मे बी उसको उसके स्टेशन से बाहर पोस्टिंग दे दी जाए और वो नहीं जाना चाहता, तो इसका मतलब है उसने प्रमोशन को फोरगो कर दिया है। अगर उसने फोरगो कर दिया है तो 2 साल, अगले 2 साल तक के लिए उसको एक किस्म का सुपरसीड कर दिया जाएगा। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, जो भी नेक्स्ट मीटिंग आएगी, अगेन ही विल बी गिवन अ चांस फॉर प्रमोशन, उसका केस दोबारा कंसिडर किया जाएगा, और अगर फॉर द सेकंड टाइम अगेन वो फोरगो करेगा अपनी प्रमोशन, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उसका केस हमेशा हमेशा के लिए सुपरसीड हो जाएगा और उसको दोबारा अपनी सर्विस में कभी भी प्रमोशन के लिए ही शैल नेवर बी कंसिडर फॉर प्रमोशन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ हिज सर्विस। इसी तरह से आपको मैंने शायद बताया है या मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी सर्विस रूल्स बनाए जाते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि जब आपने, अगर आपने 5 पोस्टें किसी भी डिपार्टमेंट ने डाली हैं तो मिनिमम 5 पोस्टों में से 5 में से 1 पोस्ट जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन कोटे की पोस्ट होती है और 4 पोस्टें जो है वो प्रमोशन कोटे की होती हैं। यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है कि हमेशा आपने हायर क्वालिफिकेशन के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक विंडो, एक ओपनिंग जरूर रखनी है, ताकि एक रूटीन में, एक लेगेट्स की तरह रूटीन में लग के, लाइन में लग के प्रमोशन जो है वो तो सब ले ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट है, हाईली क्वालिफाइड है और ज्यादा उसकी जीनियस है, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन की कोटों पे अलहदा से compete करके आउट ऑफ टर्न बेसिस के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन की पोस्टों के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1:4 का रूल हो गया, यानी अगर किसी कहीं 100 पोस्टें होंगी तो मिनिमम, इसका मतलब ये हुआ कि 80 पोस्टें फिर जो है वो प्रमोशन की होंगी, तो 20 पोस्टें लाजमी रिजर्व करनी पड़ेंगी फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द अमेंडमेंट, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दैट 1 out of the 3 रिजल्ट मे बी विद इन मार्जिन ऑफ 10% बिलो बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये एक अमेंडमेंट आई हुई है प्रमोशन पॉलिसी 2010 में, रेगुलेशन विंग ने भेजी थी सीएम को, वहां से अप्रूव हो चुकी है। ये अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर किसी एम्प्लॉय का, इसको जरा देखिएगा,
इसको मैग्नीफाई करते हैं थोड़ा सा। जी, ये कहती है टीचर्स whose results are compared with the results of the boards universities last 3 years results of teachers may be compared with those of the board university. One out of the three results may be within margin of 10% below the board university. ठीक है, अगर किसी का रिजल्ट बिलो है, लेकिन वो कितना बिलो है, 10% के मार्जिन के अंदर अंदर आ रहा है, यानी अगर बोर्ड का रिजल्ट 60% है और उसका रिजल्ट जो है वो 50, 51, 52 इतना है, 10% मार्जिन के अंदर अंदर फॉल कर रहा है, तो इस सूरत में उसका केस कंसिडर किया जाएगा प्रमोशन के लिए और उसकी केस की डेफरमेंट नहीं होगी। ठीक है, और वैसे इसके अलावा एक अमेंडमेंट में यहाँ पे अब नहीं है, एक और भी आ चुकी है जी, जिसमें वे कहते हैं कि अगर आपका 3 में से एक रिजल्ट बिलो भी हो जाएगा ना, तो उस बेस के ऊपर भी प्रमोशन जो है वो डेफर नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इफरोज आप इनको जो है वो अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो 5 मिनट्स में इनके क्वेश्चंस ले लेती। जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काइंडली अपना हाथ रेज कर दें। मोहम्मद ज़िशान अकरम, आपका माइक ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा सवाल ये है मैम कि ये मेरा ज़ाती अपना, चूँकि मैं स्टडी लीव पर था लास्ट 3 इयर्स टिल दिसंबर 2024 तक। उसके बाद मुझे 1 साल हुआ है, बट उसमें ये एक हुआ कि कॉलेज का जो रिज़ल्ट था, वो जो अभी हमने भेजा है ACRs वगैरह में, उसमें मेरा आउटगोइंग रिज़ल्ट नहीं था। यानी मैंने फर्स्ट ईयर को पढ़ाया था, क्योंकि मैंने जनवरी से क्लासें लेना शुरू की थी, तो मुझे नहीं मिला। तो इस केस में जो एग्जांपल मैंने आपको मैम दी है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी इन द लाइट ऑफ प्रमोशन? और क्या अगला जो इस साल 2026 का रिजल्ट आना है, फिर उसको कंसिडर किया जाएगा? थैंक यू। आप ये बताएं कि आपने एक पूरे कैलेंडर ईयर के ACR अर्न कर लिए? मैम जी बिल्कुल, क्योंकि दिसंबर 2024 में मैंने ज्वाइन बैक किया आफ्टर स्टडी लीव ऑफ 3 इयर्स, और अब ये जो पूरा साल गुजरा है, इसकी मैंने ये जो है ACR दी है, बट इसमें मेरा आउटगोइंग रिजल्ट नहीं है। ये जो 2025 का पूरा साल है। हाँ, मुझे समझ आ गई। देखें, अब ये सारा जो है ना, आप लेक्चरर हैं, आपकी DPC की मीटिंग है, अब ये सब डिपेंड करता है वहां पे जो मेंबर्स हैं, दे कैन प्रमोट यू, क्योंकि यू आर नॉट एट फॉल्ट। देखें, आपको क्लास वो दी गई जो कि आउटगोइंग नहीं थी, होना तो ये चाहिए था एक्चुअली। ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रिंसिपल्स को भी पता नहीं होता। यहाँ पे होना ये चाहिए था कि आपको ऐसी क्लास दी जाती, चूंकि आप प्रमोशन रेंज में आने वाले थे और आप ऑलरेडी स्टडी लीव से वापस आए थे और आपको एक ACR अर्न करनी थी, तो आपको ऐसी क्लास दी जानी चाहिए थी जो आउटगोइंग होती और जिसका रिजल्ट जो है वो कंपेयर किया जा सकता। तो वो नहीं किया गया, तो इसमें मेरा ख्याल है आप ऐसे एक काम और कर सकते हैं। बोर्ड अब जो है ना, जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, उसमें बोर्ड बिल्कुल वो अनाउंस करता है, बोर्ड के अंदर जो अपने इंटरनल रिजल्ट्स हैं ना, वो भी बोर्ड के पास होते हैं। उसमें लिख के लिए जा सकते हैं कि बोर्ड की अपनी पास परसेंटेज फर्स्ट ईयर की क्या थी और आपकी आपकी अपनी सब्जेक्ट में क्या थी। तो अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि आपका जो DPC का फोरम है वो आपके केस में लीनियंट व्यू ले सकता है कि एम्प्लॉय वापस आ गया है, उसने एक सेटिस्फैक्ट्री ACR पूरे फुल कैलेंडर ईयर की अर्न भी कर ली है। हाउएवर एज फार एज रिजल्ट इज कंसर्न, तो जाहिर सी बात है कि चूंकि आपको क्लास ही ऐसी दी गई है, इसमें आपका तो कसूर नहीं है। इसमें वो आपके उससे जो पुराने रिजल्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो अब बॉल तो जी DPC की कोर्ट में है। DPC चाहे तो लीनियर व्यू लेते हुए आपको कंसिडर कर सकती है फॉर प्रमोशन। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल्ड आंसर। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा है, इसे थोड़ा सा डिफरेंट करके, कि फर्ज करें हमारी सिलेक्शन हो जाती है और सिलेक्शन सॉरी प्रमोशन हो जाती है इनटू 18, और प्रमोशन में हम ज्वाइनिंग भी दे लेते हैं, और एक दिन बाद हमारी किसी और जगह पे पोस्टिंग हो जाती है। फर्ज करें हमने कहीं अप्लाई किया हुआ था यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उस केस में अगर वो शख्स, वो जो 3 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें वापस आएगा, उसने सिर्फ एक दिन की सर्विस की है BPS 18 के अंदर कॉलेज में, लेकिन वो वापस 3 साल में डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट वापस आ जाता है, तो क्या फिर वो 18 में ही ज्वाइन करेगा? थैंक यू वेरी मच।
देखें, डिपेंड इसमें ये करता है कि क्या आपने लियन रिटेन करने के लिए एक प्रोसीजर है। अगेन वो पीसीएस एक्ट 1974 के लेक्चर में आता है कि आपने जब अप्लाई किया था तो आइदर यू प्रोसीडेड थ्रू प्रॉपर चैनल, आपने, क्योंकि आप कंडक्ट रूल्स भी आप पढ़ चुके हैं, सरकारी मुलाजिम कोई भी काम गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर कर ही नहीं सकता। ना तो हायर स्टडीज में उन्होंने वैसे इवनिंग क्लासेस के लिए अब कर दी है कि अगर आपने कहीं अप्लाई भी करना है हाई पोस्ट की सिलेक्शन के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, तो अप्लाई करने से पहले एड में इश्तिहार में अप्लाई करने से पहले आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है। अगर आपने वो ड्यू डिलिजेंस कर ली थी कि आपने वो परमिशन ले ली थी और परमिशन लेने के बाद आपने अप्लाई किया था, तो उस सूरत में तो फिर जाहिर है आपका लियन रिटेन रहेगा। लेकिन अगर आप परमिशन लिए बगैर आपने अप्लाई किया तो फिर तो आपका लियन रिटेन नहीं रह सकता। ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पे अब आपका प्रोबेशनरी पीरियड पूरा नहीं होगा। आपने कहा एक दिन ज्वाइन किया, एक्चुअली आप तो उसको जस्ट एक्चुअलाइज करा रहे हैं ना, एक्चुअलाइज कराने के बाद अपनी एलपीसी बनवाना चाह रहे हैं, ग्रेड 18 में आपकी एलपीसी बन जाए, वो एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट आपको लग जाएगी और आपकी एलपीसी बन जाएगी। उस बेस पे आप चले तो जाएंगे आगे। जब वापस आएंगे, अगर थ्रू प्रॉपर चैनल आपने अप्लाई किया, लियन रिटेन रहेगा, वापस आके आपको वहीं से प्रोबेशनरी पीरियड से शुरू करना पड़ेगा। इम्तियाज हुसैन, जी आपका नेक्स्ट। माइक ऑन है। इम्तियाज हुसैन, आपका माइक ऑन है। मुझे लगता है कुछ लोगों के हैंड जो है ना बाय डिफॉल्ट भी रेज हुए हैं, उन्होंने क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से रेज नहीं किया, गलती से हो गए हैं मेरे ख्याल। और देख लें कोई और अगर कोई पूछना चाहता है। डॉक्टर मोहम्मद नबीदुर रहमान, आपका माइक ऑन है। डॉक्टर मोहम्मद नबीदुर रहमान, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, डॉक्टर रवि दर्ज कर रहा हूँ रहीमियर खान से। मैडम सिर्फ ये पूछना था कि 5-6 साल से पीएचडी करके वेट कर रहे हैं डायरेक्ट इंडक्शन का, इस हवाले से कोई खुशखबरी है या ये सीटें ज़ाय हो जाएंगी? देखिए अभी तो फिलहाल कोई पोस्टों का, अभी तो रेगुलर भी आपको पता है पीपीएससी की पोस्टें 2023 के बैच के बाद नहीं अनाउंस हुई हैं। वो भी तो इनिशियल रिक्रूटमेंट ही है ना, हमारी जो ग्रेड 17 की है। तो फिलहाल तो सीटीआईज और एसटीआईज का आ रहा है। इंटायरली डिपार्टमेंट का अपना प्रेरोगेटिव है, डिपार्टमेंट के अपने डिसीजंस हैं। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो जो सेक्रेटरी साहब हैं वही कोई इस पे फैसला ले सकते हैं, या मे बी उन्होंने कोई डिस्कस किया हो सीएम साहिबा से। तो मेरे पास तो इस बारे में कोई खबर नहीं है। होनी चाहिए वैसे पोस्टें तो बिल्कुल जो है वो अनाउंस होनी चाहिए और फिल भी होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये जिशान, डॉक्टर जिशान को कर दें, ये कोई वेटिंग पोस्टिंग पीरियड के गुलाम हवाले से मुर्तजा, क्वेश्चन आपका पूछना माइक चाह रहे ऑन है। हैं। जी पूछें। आवाज नहीं आ रही आपकी, ऊंचा बोलें। मैडम जो हमारे साइंस के जो दोस्त होते हैं, जो पढ़ाने वाले जो दोस्त होते हैं, तो उनके बिलो बोर्ड जो रिजल्ट होते हैं 2% या 3%। सपोज 80% बोर्ड का रिजल्ट है तो उनका 76 था या 75, तो उनके पिछले 2 साल या 3 साल का रिजल्ट जो है ना इसी तरह है, तो क्या उनको प्रमोशन में कंसिडर किया जाता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, एक एक रिजल्ट के हवाले से तो आ गया है ना आपको लेस देन 10%। वैसे मुझे ये बताएं, मैं हैरान हुई हूँ आपकी बात सुन के, बोर्ड का कौन सा रिजल्ट 80% है? मैंने नहीं देखा बोर्ड का कोई रिजल्ट 80% हो। कौन से वाला बोर्ड का 80% रिजल्ट? नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने बोर्ड का सपोज रिजल्ट नहीं नहीं नहीं, सपोज नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है। देखें तो सारे बच्चों पे मैम होता है बोर्ड का, हमारे बहुत कॉलेज 60 64 इससे आप ज्यादा हम बोर्ड का रिजल्ट नहीं होता। मैम सॉरी, मैं गवर्नमेंट टोक सीधा कॉलेज रावलपिंडी से हूँ। तो यहाँ पर हमारे 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका 92% रिजल्ट भी है। बोर्ड का। यस मैम, बोर्ड का। और जिनका 91 है वो बिलो बोर्ड है। अच्छा जी मैडम, कौन से मुल्तान सब्जेक्ट? बोर्ड में कुछ
जी ऐसे सब्जेक्ट भी मैडम आर्ट्स के हैं जिनका 98, 96, 95% रिजल्ट होता है। मुझे लगता है कि ये कोई पिंडी और मुल्तान बोर्ड में थोक के हिसाब से नंबर मिल रहे हैं, लाहौर बोर्ड में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना, अमेंडमेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। 2 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। एक में तो लेस देन, एक तो 10% का मार्जिन दे रही है, और एक और अमेंडमेंट है अभी वो मेरे से शायद कहीं मैंने कहीं अपने किसी आर्काइव्स में रखी होगी। वो तो ये कहती है कि एक रिजल्ट अगर बिलो भी है ना, तो वो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। वो भी एक अमेंडमेंट है। तो एक में मार्जिन दे दिया है, एक में इग्नोर कर दिया है, तो फिर इस हवाले से तो एक ही भाव होना चाहिए ना, कंसिडर हो जाएगा केस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनको डॉक्टर जिशान को करें, इन्होंने कोई वेटिंग पोस्टिंग पीरियड के हवाले से सवाल पूछना है मुझसे। डॉक्टर निशान, आपका माइक ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है मैम? आ रही है वालेकुम। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं अपना ही केस डिस्कस करना चाहता हूँ मैम। मैं पहले जीसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर डेपुटेशन पे था। फिर 30 जून को हमारी सीटें रिपेट्रिएट हो गई, जिसकी वजह से हमें फिर वापस आना पड़ा 3 साल की डेपुटेशन पूरी करने के बाद। मैम 30 जून तक तो मेरे मेरे एसीआर पे रिजल्ट है जो जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैम हम वेटिंग पोस्टिंग पे चले गए और 21 दिसंबर 2024 को मैम हमें दोबारा कॉलेज में भेज दिया गया। मैम जो पीरियड है बनता है तकरीबन 5 माह समथिंग डेज का, उसकी एसीआर वगैरह नहीं है हमारे पास। तो उस हवाले से मैम गाइड कर दें कि इस एसीआर को क्या हमारी इस पोस्टिंग में या इस प्रमोशन में किस तरह से वो लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। देखें, ये तो आपका फॉल्ट नहीं है। वेटिंग पोस्टिंग, जो जो एम्प्लॉयज वेटिंग पोस्टिंग होते हैं उनको पोस्ट आउट करना डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट्स नॉट मेरली योर फॉल्ट। और वेटिंग पोस्टिंग जब बंदा होता है तो नेचुरली वो काम तो नहीं कर रहा होता, उस पीरियड की एसीआर भी नहीं लिखी जाती। तो जनरली इन केसेस में लीनियंट व्यू लिया जाता है, बिकॉज द एम्प्लॉय इज नॉट एट फॉल्ट, और उसको प्रमोशन के लिए कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा, हज पे एक क्वेश्चन आया मेरे पास कि कोई हज पे जाए तो उसकी सर्विस में ब्रेक। नो 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 ब्रेक। मैंने आपको दोबारा, मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा ये सेंटेंस बोलती हूँ। बस मुझे लगता है आप लोग गौर से ना मेरे लेक्चर नहीं सुनते हो। मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी छुट्टी है, एक ईओएल विदाउट पे है, एक एक्स पाकिस्तान लीव है, जिससे आपकी सर्विस में ब्रेक आ रहा है। बाकी तो किसी, आप अगर स्टडी लीव 4 साल की भी ले लें तो ब्रेक तो उससे भी नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा जल्दी कर लें, मैं कंटिन्यूस तीसरा इम्तियाज लेक्चर है, हुसैन, मेरा गला आपका बैठ माइक गया ऑन है। है। इम्तियाज हुसैन, आपका माइक ऑन है। मोहम्मद इमरान शाहिद, आपका माइक ऑन है। वालेकुम। मैम आप, मेरा आपसे ये सवाल था कि अगर बंदा जी वालेकुम। सर्विस में है, उसकी कोई एसीआर मिस है, लेकिन जो मुतलका अथॉरिटी है, फिर उसकी या डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, उनमें से किसी का मिसाव वो हो जाता है, वो फौत हो जाते हैं, तो वो जो एसीआर मिस है वो कहाँ से लिखवाया जाए, कैसे लिखवाया जाए फिर? हाँ देखिए, ये एसीआर का मेरा टॉपिक ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ गाइडेंस के लिए, उसको सुन लीजिएगा एक दफा, कब जब कभी आपको टाइम मिले। पढ़ा हुआ है पंजाब कमीशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसमें मैंने बाकायदा एक्सप्लेन किया है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है आरओ की या सीओ की, तो कोई इशू नहीं है। उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिख दी जाती है, और गवर्नमेंट जो है वो उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर देती है। जैसे अगर कॉलेज में है, अगर खुदा ना खास्ता किसी की आरओ की डेथ हो गई है, तो क्योंकि ज़्यादा मसला आरओ का होता है, तो आरओ के लिए फिर जो वाइस प्रिंसिपल हैं अमूमन उसी कॉलेज के, उनको ही डिप्यूट कर दिया जाता है कि वो एसीआर इनिशिएट कर दें। और एज फार एज सीओ इज कंसर्न, तो सीओ में अगर किसी की, जैसे अमूमन देखा है लोग रिटायर होके चले जाते हैं, वैसे अभी मैंने सेक्ट साहब को भी नोटिस में लाई थी कि अब काइंडली ये आप जो है ना उसमें भी डाल दें, पेंशन पेपर्स में एक कंडीशन डाल दें कि उसने अपनी वो एक सर्टिफिकेट दे दे एफिडेविट के ऊपर कि उस एम्प्लॉई ने जो अपने पेंशन पेपर्स भेजने जा रहा है, उसने अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की एसीआर इनिशिएट कर दी है। क्योंकि वंस द एम्प्लॉय गेट्स रिटायर्ड ना, उसके बाद उनसे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, वो कोऑपरेट भी नहीं करते, ना तो एसीआर लिखते हैं ना काउंटर साइन करते हैं। तो इसलिए ये बाइंडिंग होनी चाहिए।
रिटायर्ड आरओ या सीओ पे कि वो रिटायरमेंट से पहले पहले अपने तमाम एम्प्लॉयज की एसीआर इनिशिएट कर दे या काउंटर साइन कर दे। लेकिन रूल्स में यहाँ पे ये भी प्रोविजन दी गई है कि अगर आरओ तो मैंने आपको बता दिया ना कि उसके बाद दूसरे को अपॉइंट कर दिया जाता है, वो लिख देता है। सीओ के केस में अगर सीओ नहीं भी है तो अगर तो उसी ऑफिस में कोई और बंदा जैसे डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जिसने परफॉर्मेंस देखी है तो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, या अगर कोई नहीं भी है तो ऐसी सूरत में एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है कि द वेयर अबाउट्स ऑफ सीओ आर नॉट नोन। ठीक है कि जी वो अब सीओ नहीं मिल रहा, उसके वेयर अबाउट्स नहीं है, कुछ दूसरे मुल्क में जाके आबाद रहते हैं, दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में, या डेथ हो गई है तो भी लिख दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है। फिर ऐसी एसीआर को काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, या उससे जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, दो तीन ऑप्शंस होती हैं गवर्नमेंट के पास, या तो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को कर दिया जाता है या एक सर्टिफिकेट लगा दिया जाता है कि वेयर अबाउट्स ऑफ सीओ आर नॉट नोन। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है। इसके लिए रूल्स में ये प्रोविजन और रिलैक्सेशन दे दी गई है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद मोहम्मद मुर्तजा, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मैडम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके लेक्चर्स पिछला लेक्चर भी और ये भी बहुत बेहतरीन थे और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपकी इजाज़त से मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। एक तो पिछले लेक्चर में मैं सवाल नहीं कर पाया था कोशिश के बावजूद। तो मैडम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपने बताया था लीव रूल्स के हवाले से, तो क्या पोस्ट पीएचडी के हवाले से जब हम जाते हैं तो उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है और उसकी भी छुट्टी स्टडी लीव मिल सकती है? बस क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं आंसर करूं? मैडम एक दो और भी हैं, मैं कह रहा हूँ कि बारी बारी जरा अगर आप मुनासिब अच्छा समझें। ओके ओके। अच्छा मैंने इस पे ही बताया था, देखें जो है ना पोस्ट डॉक, पोस्ट डॉक की कोई प्रोविजन लीव रूल्स 1981 में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट डॉक के ऊपर आपको स्टडी लीव नहीं मिल सकती, नंबर वन। नंबर टू, इसमें मैंने आपको एक सजेशन दी थी, वो ये है कि पोस्ट डॉक में जब बंदा जाता है तो वहां पे एक प्रोविजन हो सकती है कि जो आप जाहिर है एक सुपरवाइजर के साथ आपका लाइजन होता है, वो आपको एक इनविटेशन लेटर देता है, उस बेस के ऊपर आपने जाके वहां पे रिसर्च करनी होती है। तो अगर आपका सुपरवाइजर आपको वहां पे पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर देता है, ठीक है, तो आप उसकी बेस के ऊपर फिर अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे डेपुटेशन अब्रॉड। क्योंकि अदरवाइज आप जितनी भी अपनी छुट्टी के केस, पता नहीं कभी आपने गौर से देखे हैं कि नहीं, आपकी हज लीव है, उम्रा लीव है, एक्स पाकिस्तान लीव है, यूएल विदाउट पे है, उसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। ठीक है, कि ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें एक जो कंडीशन है ना वो ये होती है, ही और शी शैल नॉट सीक एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि इस अरसे के दौरान ये एम्प्लॉय किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं करेगा बाहर। ठीक है, ये बाइंडिंग है। अच्छा, अब जब आपको वो ये लिख के दे देता है आपका एम्प्लॉय कि आपका सुपरवाइजर या हेड जो भी है कि ये इसको हम पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर देंगे, तो उस सूरत में फिर आप डेपुटेशन अब्रॉड के लिए एप्लीकेशन भेजते हैं। इट्स अ बिट लेंथी प्रोसेस। इसमें डिपार्टमेंट को थोड़ा सा परस्यू करें, डिपार्टमेंट फिर आपके केस को भेजता है एफडी में। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी परस्यू करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको अप्रूव कर दे तो फिर आपको डेपुटेशन अब्रॉड मिल जाती है। उसके आपको दो फायदे होते हैं। एक फायदा आपको ये होता है कि वहां पे आपको सैलरी मिलती रहती है, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं आप। और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि आपकी छुट्टी में से छुट्टी डिडक्ट नहीं होती। ठीक है, और गवर्नमेंट को ये फायदा होता है कि वो ये कहते हैं कि अब आप ना जो अपनी पेंशन कंट्रीब्यूशन में आपने जो पैसे उस पीरियड के जमा कराने हैं ना, वो फॉरेन करेंसी में जमा कराएंगे। जिस भी मुल्क में जा रहे हैं, जाहिर है आप अगर अमेरिका में जा रहे हैं आपको डॉलर्स में मिल रहे हैं ना, तो फिर आप उस पीरियड की जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप डॉलर्स में डिपॉजिट कराएंगे। तो गवर्नमेंट को फायदा हो गया कि जी वो फॉरेन रेमिटेंस आ गई, आपको फायदा हो गया, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई, और सेकंड आपकी छुट्टी में से वो छुट्टी क्रेडिट नहीं हुई। ठीक है, तो आपका पर्पस भी सर्व हो जाता है, आपको अर्निंग भी हो जाती है, और आपकी छुट्टी भी जाया नहीं होती। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम बाज़ औक़ात अपने मुल्क में पाकिस्तान से ही अगर कर रहे हैं और एनओसी का भी मैडम काइंडली बताइएगा कि इसकी एनओसी लेना ज़रूरी है या विदाउट एनओसी पोस्ट डॉक पे जा सकते हैं, और अगर अपने मुल्क से कर रहे हैं पाकिस्तान से ही? अपने मुल्क से तो एक ऑलरेडी आपके पास एक लेटर आया पड़ा है डीपीए का, जिसमें उन्होंने एक इवनिंग क्लासेस के लिए तो वैसे ही किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। इवनिंग में आप एमफिल करें, आप पीएचडी करें, आप पोस्ट डॉक करें, आप जो मर्जी करें, वो तो गवर्नमेंट ने आपको वैसे ही रिलैक्स कर दिया है।
सब्जेक्ट टू द कंडीशन के आपका एकेडमिक वर्क सफर नहीं करेगा। नंबर 1 चीज। दूसरी बात NOC ये है कि यहाँ पे आपको एनओसी की ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पोस्ट डॉक पे आपको कोई अलाउंस तो लगना नहीं है, ठीक है। आपको एनओसी की तब जरूरत पड़ती है क्योंकि जब आप एमफिल या पीएचडी के बाद अलाउंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सबसे पहले वो पूछते हैं कि बताएं एनओसी लिया था, फिर आप कहते हैं हाँ एनओसी लिया था तो लगा दो, नहीं लिया था तो वो कहते हैं क्यों नहीं लिया था, ठीक है। तो पोस्ट डॉक में लिए अगर आप सेम सिटी में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की एनओसी की जरूरत नहीं है, आपको छुट्टी की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप किसी दूसरे शहर में करने जा रहे हैं तो फिर उस सूरत में आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जाहिर है आप क्लासेस तो नहीं पढ़ा सकते और वो छुट्टी आपकी अर्न लीव में से डिडक्ट होगी। दुरुस्त हो गया। और मैडम ये मैटरनिटी लीव जो है, जो लेडी ऑफिसर को मिलती है, तो ये जॉब में कितनी दफा ली जा सकती है? इसमें वैसे बड़ा सरप्राइजिंगली एस्टा कोड जो हमारा है ना, इसमें सारे सर्विस में एस्टा कोड इज कंसिडर्ड एज अ बाइबल फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो उसमें ये उसमें 2 क्लॉजेस डाले हुए। उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो वोकेशन डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने कहा जी उसमें कोई लिमिट नहीं है स्टडी मैटरनिटी लीव के लिए, लेकिन जो नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट है उसमें उन्होंने कहा 3 दफा मिलेगी ऑन फुल पे, ये उसके अंदर लिखा। आई डोंट नो अब गलती से उन्होंने लिख दिया है क्या, लेकिन जी लास्ट एस्टा कोड 2019 ऑनलाइन अवेलेबल भी है गूगल के ऊपर। दुरुस्त है मैडम। और 16 से 17 तक मैडम टाइम स्केल जो है, इसका भी कोई पीरियड है? वो 16 to मुख्तलिफ 17। अभी तक टाइम स्केल के 5-6 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, ठीक है। हर ग्रेड के लिए मुख्तलिफ है, बिल्कुल है, और हर एक के लिए मुख्तलिफ है, ठीक। तो वो जी उसको फिर आप स्टडी करें और उसके मुताबिक फिर जो है वो टाइम स्केल में मिल जाता है। मैडम, आखिरी सवाल है मेरा, काइंडली आखिरी सवाल ये है कि ये जो आपने बताया कि किसी और जॉब में अगर किसी और जगह सरकारी मुलाजिम अप्लाई करेगा तो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेके उसके थ्रू करेगा, एनओसी लेगा। तो इसमें मैडम मिसाल के तौर पे अगर एक जॉब है, मैं मिसाल देता हूँ कि उसकी आखिरी तारीख है 10 जनवरी अप्लाई करने की। अब 10 जनवरी तक मैंने वहां अप्लाई करना है और एनओसी डिपार्टमेंट का आते आते तो 2 माह भी लग जाते हैं, 3 माह भी लग जाते हैं जब मुझे डिपार्टमेंट एनओसी देगा। लेकिन मैंने 10 जनवरी से पहले अप्लाई करना है वरना डेट एक्सपायर हो जाएगी। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके, या इसका क्या हाल है? ये वैसे ना एक लेक्चर में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के आपने मेरे से सवाल पूछ लिए। इसका वैसे ताल्लुक इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इसमें एक तरीका होता है, आप लिखते हैं एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब है एक दरखास्त आपने 2 दरखास्तें लिखनी है। एक दरखास्त आपने लिखी थ्रू प्रॉपर चैनल, जो आपने अपने प्रिंसिपल को लिखी और प्रिंसिपल ने आगे डायरेक्टर और डायरेक्टर से वो डीपीआई और डीपीए से सेक्रेटरी को जाती रहेगी, वो एक सेपरेट है। अब आप एक दरखास्त और लिखेंगे, वो लिखेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल और ऊपर लिखेंगे कॉपी इन एडवांस। आजकल सारे लेटर्स कंप्यूटर से निकालते हैं ना, कॉपी इन एडवांस बोल्ड लिखना है, ऊपर लिखना है टॉप के ऊपर, ठीक है, उसको बोल्ड कर देना है। अब ये दरखास्त आप डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब को लिखें, कॉपी इन एडवांस, ठीक है। और एक आपने ऑलरेडी थ्रू प्रॉपर चैनल डाल दी हुई है जो रूटीन में चल रही है, क्योंकि ये टाइम लिमिट केस है तो आप डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब को लिखें और आप सेक्रेटेरिएट चले जाएं, क्योंकि ये टाइम लिमिट केस है। वहां जाके सेक्रेटरी साहब को नहीं मिलना, जरूरत नहीं है, लिखा बेशक सेक्रेटरी है, वहां जाके आप एडिशनल सेक्रेटरी को मिलने और उन्हें बताएं कि सर इस तरह से, या मैडम मेरा ये फलां आखिरी डेट है तो काइंडली मुझे इसके ऊपर जो है वो एनओसी दे दें। तो वो आपकी एप्लीकेशन पे मार्क कर देंगे। इवन अगर एडिशनल सेक्रेटरी नहीं भी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं, तो वो भी मार्क कर देंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन में आपको वो एनओसी मिल। जी ठीक है मैडम। तो यानी उधर फिर अप्लाई यूं भी कर सकते हैं कि अप्लाई कर लें और वेट करें अगर उस दौरान में नहीं मिलता एनओसी? देखें वो तो देर हो जाएगी ना, मैं ये कह रही हूँ ना, आप 2 मुख्तलिफ काम करेंगे ना। आपने एक तो रूटीन में ताकि अगर वो कोई पूछे वहां पे आपसे कि मियाँ आप लेक्चरर होकर डायरेक्ट कैसे आ गए हैं सबके ऑफिस में, तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने तो एक रूटीन में एप्लीकेशन डाल दी, तो वो तो अभी कहीं डायरेक्टरेट में या डीपीआई में फेर रही है, तो मेरा तो टाइम होने वाला है। आप देखें 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन रह गए, तो ये मैं फिर इसलिए कॉपी इन एडवांस ले आया हूँ। ये अगर मैं रूटीन में वेट तो टाइम निकल जाएगा, तब तक जब तक ये होता वाता मेरे पास वापस आएगा तब तक ये टाइम निकल चुका होगा। और वो कोई नहीं पूछते, उन्हें पता होता है, कॉपी इन एडवांस लिखी होती है ना। कॉपी इन एडवांस लिखना ही ऐसे केसेस में होता है
इमरजेंसी होती है जहाँ पे टाइम लिमिट होता है, वरना रूटीन के केसेस में जैसे किसी की हज लीव है, उम्रा लीव है, वो भी कॉपी इन एडवांस करके डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें मैडम, पता है कि ये इमरजेंसी नेचर के केसेस हैं। जी बेहतर है मैडम। इसमें ये भी किसी ने गाइड किया था कि जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है ना, वहां पर भी कॉपी इन एडवांस लिख के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये भी है कि यानी जहां अप्लाई करना है वहां भी जो आप अप्लाई कर रहे हैं विदाउट एनओसी, उसके ऊपर एडवांस कॉपी लिख दें, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि ये एडवांस कॉपी है, एनओसी अभी वो साथ लग जाएगा। क्या ऐसा भी है? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि जब वो ऑब्जेक्शन करेंगे तो तब आप मीनवाइल ले जाएं उतने दिनों तक, और आप उन्हें कह दें कि जी ये मेरा अंडर प्रोसेस था, ये मैंने अब मुझे मिला है तो मैंने आपको कर दिया। लेकिन मैंने उससे भी आसान आपको ये काम बता दिए, ये आप ले जाएं तो 1-2 दिनों में आपको डायरेक्ट मिल जाता है। जी बेहतर है, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम हैप्पी कि आपने गौर से ध्यान से लेक्चर सुना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रमोशन एंड फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।